हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 साइंस। विज्ञान हम कर रहे थे, ठीक है। विज्ञान का चैप्टर 1 हमने कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर 2 वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक। वस्तुओं को हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग समूह में डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक। ये बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं एक एक लाइन जो है वर्ड टू वर्ड रीड करके दिखाऊंगी, समझाऊंगी, जिससे कि आपको खुद से एनसीईआरटी रीड करने की फीलिंग आए, जिससे आपको ये ना लगे कि आपका कुछ छूट रहा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2.1 दे रखा है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। यहाँ हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधताएं हैं, बहुत अंतर हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सी, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर और अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण अलग अलग होते हैं। चित्र 2.1 में दिखा रखा है, देखिए। हमारे चारों ओर की वस्तुएं कुछ लोहे की बनी हुई हैं, कुछ कांच की हैं, कुछ स्टील की हैं, कुछ कपड़े की हैं, कुछ प्लास्टिक की हैं, ठीक है, कुछ पेपर की हैं, कुछ लेदर की हैं, कुछ प्लास्टिक और लोहे से मिला हुआ है। इस तरह से चीज़ें जो हैं बनी होती हैं, जो भी हम देखते हैं, ठीक। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंदें हो गई, रबड़ की गेंद हो गई, फुटबॉल हो गई, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं गोल वस्तुओं में। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। एक होता है गोल, जो बिल्कुल ही गोल हो, जैसे गेंद हो गई। और अगर बोला जाए लगभग गोल, तो थोड़े से गोल के अलावा कुछ अलग शेप में भी हो सकते हैं। जैसे संतरे हम पूरा गोल नहीं रहता है, वो थोड़ा इस टाइप में रहता है, ठीक। सेब पूरा गोल नहीं रहता, इस टाइप में होता है, लेकिन हम इसे लगभग गोल कह सकते हैं, ठीक। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे कि बाल्टियाँ हो गई, लंच बॉक्स हो गया, बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नालियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृति तथा पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। जैसे आकृति गोल और प्लास्टिक की वस्तुएं पदार्थ हो गई, ठीक है। पदार्थ हो गया लोहा, कांच, प्लास्टिक। आकार हो गया चौकोर, गोल, लंबा, ऊंचा, त्रिभुज, ये सब, ठीक। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, ठीक। एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। मान लीजिए पेचकस ही हो गया, तो पेचकस का ये वाला पोर्शन होता है प्लास्टिक का और ये वाला पोर्शन होता है लोहे का, ठीक। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकता है। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? अब यहाँ देखो, अगर हम तवा को देखें तो तवा का क्या होता है, गोल वाला पोर्शन लोहे का होता है या स्टेनलेस स्टील का होता है, लेकिन पीछे जो होता है वो लकड़ी रहती है या प्लास्टिक रहती है, ठीक। इसी तरह दो पदार्थों से बनी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक। यहाँ एक क्रियाकलाप दे रखा है, चलिए देखते हैं क्या है क्रियाकलाप। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा में के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार हम सोच सकते हैं, वृक्ष सोच सकते हैं, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, इन्हें हम कक्षा में ला के हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ सोच सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक।
इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को अलग कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरी समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए तथा इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सके। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावक से विचार विमर्श कीजिए। ये क्या बोल रहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को एकत्र करना है जहाँ से भी हमें जो मिल सके और एक सारणी बनानी है और उसमें हमें बताना है कि जैसे कि ये देखो कि लकड़ी से क्या क्या बन सकता है। कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। कागज़ से पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर एक्सेट्रा जो भी। चमड़े से क्या बन सकता है, जूता, बैट। प्लास्टिक से क्या बन सकता है, मग, बाल्टी, बोतल। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें बताना है। यहाँ पे सारणी क्रियाकलाप 2 दे रखा है। सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। यहाँ दे रखा है कि प्लास्टिक, रुई और भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ सारणी 2.1 दे रखा है वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये चीज़ें बनी हैं। माना ये प्लेट, थाली क्या क्या चीज़ से बनी हुई है। इस्पात से बन सकता है, कांच से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, चीनी मिट्टी से बन सकता है। ठीक, पेन किससे बन सकता है, प्लास्टिक उसमें लगी होती है, धातु लगी होती है। ठीक, रिफिल होता है। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें आपको लिखना है कि क्या समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करना है। ठीक, इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा, जैसे कि गोल, चौकोर, पदार्थों के आकार पे। ठीक है, पदार्थों के हिसाब से, आकार के हिसाब से। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई एक ही पदार्थ से बनी होती है कई वस्तुएं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती हैं और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। ठीक, जैसे कि मैंने बोला लोहा, लोहे से हम क्या बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं, खल बना सकते हैं। वही एक पदार्थ से अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। लेकिन अब एक वस्तु जो है कई पदार्थों से बनी होगी। मान लो तवा में क्या होता है, आगे का पोर्शन लोहा होता है, पीछे का पोर्शन लकड़ी होता है या प्लास्टिक हो सकता है। तो दो पदार्थों से बनी हुई है एक वस्तु। और यही बता रहा है कि कई पदार्थ जो हैं, कई जो है चीज़ें, एक ही पदार्थ से बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं और बहुत सारी पदार्थों से एक ही वस्तु बनी होती है। ठीक, जैसे लकड़ी से कई चीज़ें बन सकती हैं, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर। अब ये तो देख रखा है एक पदार्थ से कई सारी चीज़ें बन रही हैं। अब क्या होता है, कई बार एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। माना हमने पेचकस लिया, तो पेचकस का अगर पीछे वाला पोर्शन देखोगे तुम्हारा प्लास्टिक होगा और आगे वाला लोहा। तो क्या है, एक ही वस्तु दो पदार्थ से बनी हुई है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हम पदार्थों के गुण के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता। मान लो गिलास अगर कपड़े का बनाएंगे और उसमें हम पानी या दूध डालेंगे तो क्या होगा, कपड़ा गीला हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़ों का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हंसने वाला प्रतीत नहीं होगा, हास्यास्पद नहीं होगा, अनोखा नहीं होगा। ठीक, गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो।
इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। अगर कागज़ का उपयोग हम खाना बनाने वाले चीज़ों के लिए करेंगे या प्लास्टिक का, तो क्या होगा, आपको वो जल जाएगा, है ना। मान लो हम कागज़ का तवा बना लें, तो कागज़ की कढ़ाई बना लें, प्लास्टिक की कढ़ाई बना लें, उसे हम आग पे रखें तो क्या होगा, जल जाएगा ना, खाना नहीं ना पकेगा, है ना। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों का विवेचन दिया गया है। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानता हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चॉक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीली पदार्थों को एक समूह में अलग कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? ऑफकोर्स कुछ के होंगे, लोहे का हो गया, तार का हो गया, तांबे का हो गया। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित करना है। ठीक। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा धुतीवान तथा धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को घिस भी सकते हैं। ठीक, यहाँ दे रखा है धातु के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटना। ये देखो धातु के टुकड़े को काटा और यहाँ पे चमकीला चमकीला सा दिख रहा होगा। चलिए ये बोल रखा है कि उस पदार्थों को आप काटने के बजाय एक रेगमाल आता है, उससे आप रगड़ कर भी ये चीज़ देख सकते हैं कि ये धुती है, धुतीवान है अथवा ये धुतीहीन है, मतलब कि विद्युत का चालक है या विद्युत का कुचालक है। ठीक, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्राय धातु होते हैं। ठीक, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतीहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धुती है अथवा नहीं। अब कठोरता के बारे में हम जानते हैं कि कठोरता क्या है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना आसान होता है, कुछ को दबाना कठिन होता है। प्लास्टिक जैसे कागज़ हो गए, ये सब दब जाएंगे, लेकिन लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब कठोर होते हैं, ये दबते नहीं हैं। वही यहाँ बताया जा रहा है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जैसे चौक को, लकड़ी को, है ना, प्लास्टिक को, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर होता है, वह कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कई रुई अथवा स्पंज कोमल हैं जबकि लकड़ी कठोर है ना। ऊपर मैंने लकड़ी को मुलायम बोला क्योंकि कई लकड़ी ऐसी होती है जो इजीली मतलब कि खुरच जाती है। मान लो ताज़ी लकड़ी देखोगे, उसे अगर कील से खुरचोगे तो खुरचा जाएगा, तो कठोर नहीं होती है। और कई जो है कठोर होती है, जैसे
पेड़ वगैरह की, है ना। पौधों की लकड़ियाँ कठोर नहीं होती, लेकिन पेड़ की लकड़ियाँ कठोर होती हैं। ठीक, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती हो गया, कठोरता हो गया, रुक्ष खुरदरा हो गया अथवा चिकना हो गया। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थों की दिखावट का वर्णन करते हैं? यहाँ विलेय अथवा अविलेय के लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है, चलिए देख लेते हैं क्या है। कुछ पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चौक का पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर कर चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में शेष अन्य पदार्थ मिलाइए। भूरा रेता, ठीक, बुरादा लकड़ी का जो था। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोपित कीजिए, मतलब घोलिए, धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अगर आप देखेंगे कि चीनी और नमक क्या होगा, घुल जाएगा, और बाकी रेत नीचे बैठ जाएगा, लकड़ी का बुरादा क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, है ना। यहाँ विभिन्न पदार्थ दे रखा है, आप कर भी सकते हैं, ठीक है। चीनी, बालू, चौक का पाउडर, लकड़ी का बुरादा लीजिए और उसको पानी में घोलिए और घोल कर देखिए क्या होता है। नमक होगा वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा जल में। चीनी पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा जल में। बालू जो है नीचे बैठ जाएगा, चौक का पाउडर नीचे बैठ जाएगा, लकड़ी का बुरादा ऊपर तैर जाएगा, ठीक। यहाँ आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात कुछ घुल गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं, जो घुल गए वो विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ अविलेय कहलाते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य जल में विलीन हो जाते हैं, बताइए आप। यहाँ एक सारणी दे रखी है, कुछ सामान्य द्रव्यों की जल में विलेयता, जैसे सिरका भांति भांति मिश्रित होता है। नींबू का रस, सरसों का तेल तैर जाएगा, नारियल का तेल तैर जाएगा, केरोसिन तैर जाएगा, तेल नहीं घुलता है, ठीक। यहाँ क्रियाकलाप एक दे रखा है, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल तथा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए, मतलब मिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। बताइए क्या होगा, बताइए। सिरका घुल जाएगा, नींबू का रस घुल जाएगा, सरसों का तेल क्या होगा, ऊपर तैर जाएगा, नारियल का तेल तैर जाएगा और मिट्टी का तेल भी तैर जाएगा, और ये सारी चीज़ें तैर जाएगी। तेल जो है जल में घुलता नहीं है, ऊपर तैर जाता है, ठीक। चित्र 2.5 में दिखाया गया है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकें, उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराने के लिए इसमें बोला गया है और सारणी 2.4 में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः घुल जाते हैं और मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ने पर वह अपनी पृथकता को खो देते हैं, परत बना लेते हैं, ठीक। बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर को यहीं पर विराम करते हैं।